आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 11th का NCERT बुक से फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोग सजीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग वर्ल्ड क्या है? जितने भी जीव हैं, जीवों का, सजीव प्राणियों का दुनिया। ये कैसा होता है? वंडरफुल, आश्चर्यजनक होता है, विस्मयकारी होता है, जिसको देख करके एक अमेजिंग फैक्टर लगता है कि ये कैसे हो सकता है। इतना सुंदर, इतने विभिन्न प्रकार के वैरायटी वाले बनाने वाले जीवों को कौन है, कैसे बना है। इसका जो रेंज है, वाइड रेंज ऑफ टाइप है। इसका टाइप जो है ना, एक ही जीव के कई टाइप, कई वैरायटी हैं। इसी कारण से लिविंग वर्ल्ड जो है वो वंडरफुल होता है। बायोलॉजी में जो है हम क्या पढ़ते हैं? लाइफ को पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी क्या कहेंगे? इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ। जीवन का एक कहानी पढ़ते हैं। एंड इवोल्यूशन, उसका जो है उसमें इवोल्यूशन क्या हुआ, उसका विकास क्या हुआ है ऑन द अर्थ, धरती पर। इसी को हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये जीव जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो लिविंग वर्ल्ड कहलाता है। ये रहता कहाँ है? जीव जहाँ रहता है उसको कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब हुआ जीवों का अस्थायी निवास, आवास। आवास क्या है? हम लोग अपने व्यक्ति के रूप में समझते हैं कि आवास का मतलब हमारा घर है, हमारा मकान है। लेकिन इस सेंस में बायोलॉजी में नहीं देखा जाता है। बायोलॉजी में देखा जाता है कि एज ए होल, एक इन्वायरमेंट में एक जो ऐसा कम्युनिटी लेवल का कुछ काम हो जिसमें कई जीव मिल करके रहते हैं और आपस में सहयोग करके साथ में रहते हैं, वो उसको हैबिटेट कहते हैं। ये हैबिटेट कैसा होता है? हैबिटेट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी नहीं होता है। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, साधारण नहीं होता है, वो असाधारण होता है। जैसे कि असाधारण का अर्थ हुआ कि नॉर्मल ज़िंदगी जो जीते हैं, जो हम कल्पना करते हैं कि जीव इसमें रह सकता है। हम कह दें कि हम कहाँ रह सकते हैं। व्यक्ति के लिए रहने का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? तो 20-25-30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अब जो है 40 डिग्री 45 डिग्री गर्मी के दिनों में पड़ने लगता है तो आदमी बेचैन हो जाता है, और वो फिर लगता है कि 50 से पार करेगा तो आदमी उबल जाएगा, मर जाएगा। या फिर 0 डिग्री से माइनस में जाने लगे तो ठंडा हो जाए तो व्यक्ति फिर जी नहीं सकता है। तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसे टेम्परेचर में जहाँ पर वो एक्सट्रीम लेवल पर हो वहाँ जीव नहीं हो सकता है। लेकिन ये हमारा सोच है, बल्कि जीवन में, ये लिविंग वर्ल्ड में ऐसा है नहीं। वो कैसा है? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। वो कोल्ड, पूरी तरह से कोल्ड जगह भी हो सकता है, जैसे कोल्ड माउंटेन जो होते हैं, पहाड़ियाँ जो होती है, वो ठंडा होता है, बर्फ़ से ढका हुआ होता है, वहाँ भी जीव पाए जाते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट कैसा है? जंगल। ये है ऐसे सदाबहार वन जो हमेशा जिसमें पत्ते रहते हैं और बहुत लंबे लंबे होते हैं, घने लंबे होते हैं। उसमें सनलाइट जो है वो नीचे नहीं जा पाता है, तो इस कारण से नीचे ज़मीन होता है वो दलदली होता है। तो हम सोचते हैं उस तरह से दलदली क्षेत्र में जो ऊपर से ऐसे पूरा कवर क्या रहता है तो अंधेरा रहता है। तो अंधेरे दलदली क्षेत्र में वहाँ पर कोई जीव नहीं पाया जाता होगा, लेकिन वहाँ भी होते हैं। ओशियान में समुद्र देखते हैं, ऊपर से शांत लगता है, उसके अंदर में कोई आदमी या कोई हम लोग का जीव जो स्थलीय जीव है, अगर वो चल जाए तो डूब के मर जाएगा। तो हम सोचेंगे कि वहाँ भी कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी विभिन्न प्रकार के और जितने भी जीव हैं, स्थल भाग से जो है लैंड से ज़्यादा जीवों का संख्या ओशियान में पाया जाता है। लेक, झील कहते हैं। झील ठंडा गर्म दोनों होता है। डिजर्ट जो है, डिजर्ट मरुस्थल कहते हैं, मरुभूमि, वहाँ भी कोई जीव को पाए जाने का संभावना बहुत ही कम होता है। वो डिजर्ट हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है, बालू वाला और बर्फ़ वाला दोनों हो सकता है। हॉट स्प्रिंग जो गर्म जलधारा है, ये सब रेयर केस में यहाँ पर पाए जाने वाला जीव होते हैं, लेकिन कोई विचार नहीं कर सकता इसके बारे में। एमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, अब एक जो कम्युनिटी में जितने भी मेंबर्स रहते हैं, जितने भी जीव रहते हैं, वो अकेले या ग्रुप में रहते हैं। तो ग्रुप में अगर हैं तो वो मेंबर कहलाएंगे। तो जितने भी मेंबर्स हैं ऑफ ए पॉपुलेशन, एक जनसंख्या का, एंड दैट ऑफ कम्युनिटी, और वो पॉपुलेशन किसका भाग होता है? एक कम्युनिटी का भाग होता है। ये बाहर में इस तरह से ग्रुपिंग किया हुआ रहता है। क्या ग्रुपिंग है?
कि एक कम्युनिटी का जो कम्युनिटी बनता है वो पॉपुलेशन से बनता है। पॉपुलेशन किससे बनता है? मेंबर से बनता है। कोई एक जीव से ज़्यादा जीव अगर हो तो वो एक कम्युनिटी या एक पॉपुलेशन का निर्माण करता है, और वो फिर एक कम्युनिटी का निर्माण करता है। कम्युनिटी से फिर और वो एक हैबिटेट बनाता है, स्थल का या जल का, एक्वेटिक या ये सब बनता है। तो वो जो लेवल है उसका, ये वैरायटी दिखता है बाहरी दुनिया में। इसी तरह का वैरायटी जो है इनसाइड ऑफ ए सेल भी दिखता है। एक कोशिका में भी ये दिखता है कि कम्युनिटी कैसा होता है, उसमें भी कई मेंबर्स होते हैं। एक सेल में क्या क्या होता है? लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। तो जितने भी उसमें ऑर्गेनेल्स हैं उसके बीच में उसी तरह का रिलेशन होता है जैसे आपस में हमारे समाज में पॉपुलेशन के मेंबर के बीच में होता है। तो ये कैसा है? इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। दो तरह का चीज़ है। इकोलॉजिकल जो है ना, कन्फ्लिक्ट होता है और कोऑपरेशन होता है। आपस में कुछ संघर्ष भी होता है और कुछ जो है आपस में सहयोग भी होता है। जैसे हमारे समाज में कई व्यक्ति अगर साथ में रहते हैं तो उसके बीच क्या संबंध हो सकता है? या तो संबंध अच्छा होगा, मित्रतापूर्ण, सहयोगपूर्ण, और या फिर होगा संघर्षपूर्ण। तो वैसा ही सेल में और बाहरी कम्युनिटी में भी होता है। अब सवाल होता है यहाँ पर कि लिविंग वर्ल्ड में, सजीव जगत में लाइफ क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ जो है, ये लाइफ किसको कहेंगे? क्या रहेगा जो हम लाइफ कहेंगे कि ये लाइफ है या लिविंग चीज़ है और ये नॉन लिविंग चीज़ है? व्हाट इज़ लिविंग कंपेयर टू नॉन लिविंग? इसमें लाइफ जब के बारे में जब बात करेंगे तो दो क्वेश्चन सामने आता है। एक टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निकल क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ लिविंग एज कंपेयर टू नॉन लिविंग? लिविंग क्या है, नॉन लिविंग से तुलना करके हम देखेंगे। और दूसरा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? ये जो लाइफ है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाइफ है, लाइफ होने की क्या ज़रूरत है? कोई जीव सजीव है या निर्जीव है, दो अलग अलग जीव क्यों है? तो ये जो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ है, ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है। ये फिलॉसफी में पढ़ा जाता है, धर्म में पढ़ा जाता है। ये जो टेक्निकल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिविंग, लिविंग क्या है, इसका तुलना बायोलॉजी में किया गया है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। 1.1 में कहा गया है व्हाट इज़ लिविंग। लाइफ को ही यहाँ पर डिफाइन किया गया है। सम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो अलग होते हैं अन्य लोगों से, अन्य जीवों से या अन्य चीज़ों से। एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग, वो क्या एग्जिबिट करते हैं करेक्टर को, क्या शो करते हैं करेक्टर को, वो हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, जो कि नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो कुछ मुख्य रूप से है जिसकी चर्चा इस बुक में की गई है, वो है ग्रोथ। पहला क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ क्या हुआ? वृद्धि, बढ़ना, कुछ भी चीज़ में कुछ बढ़ोतरी होना। बढ़ोतरी क्या होगा? इंक्रीजमेंट होगा। क्या क्या है देखते हैं। ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ हो रहा है तो क्या होगा? आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, वो दो प्रकार के उसके लक्षण होते हैं कि दो तरह की वृद्धि होते हैं। क्या क्या वृद्धि होता है दो तरह का? दैट इज इंक्रीज इन मास। पहला क्या हुआ? बढ़ोतरी। पहला ग्रोथ क्या है? मास में इंक्रीजमेंट होगा। बढ़ोतरी किस में होगा? मास में। मास मतलब उसका जो स्थूलता है, भारीपन है, उसका जो आकार है, इसमें बढ़ोतरी होना। और इंक्रीज इन नंबर, दूसरा क्या है? नंबर, यानी संख्या में बढ़ोतरी होना। दो तरह की वृद्धि होता है। किसका? ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का या एक जीव का। जिस भी जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि या कहेंगे कि ग्रोथ हुआ है, तो ग्रोथ पूछेंगे। अगर हम अच्छा से जानना चाहते हैं तो पूछेंगे किस चीज़ में ग्रोथ हुआ है, या मास में हुआ है या नंबर में हुआ है। दोनों चीज़ हो सकता है। एक जीव जो है, एक जीव अगर है, मान लो एक जीव है यहाँ पर, तो अगर एक जीव ये अपने साइज में बढ़ोतरी कर ले, वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इंक्रीज इन मास हुआ। अगर एक जीव जो है ये दो साइज में, छोटे छोटे दो पार्ट में बढ़ जाए, ये इंक्रीज, ये भी हुआ। ये इंक्रीज ऑफ जो है इंक्रीज इन नंबर हो गया। तो ये ऐसे दो तरह के होते हैं। ये जीव जो होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो तरह के होते हैं। दो कैटेगरी में माना गया है इसको। इन मल्टी सेलुलर, एक माना गया है
मल्टी सेलुलर, दूसरा माना गया है यूनिसेलुलर। सेल की संख्या के आधार पर, ये क्या है, सेल की संख्या के आधार पर। अगर कोई जीव जिसमें कोशिकाओं की संख्या मल्टी हो, ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो उसको कहेंगे मल्टी सेलुलर। और जिस जीव में कोशिकाओं की संख्या, सेल्स की संख्या एक ही हो, उसको कहेंगे यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है और यूनिसेलुलर में क्या होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये इनसाइड ग्रोथ इसमें होता है। इनसाइड ग्रोथ क्या है, ग्रो बाय सेल डिवीजन। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, तो उसमें ग्रोथ कैसे होगा, तो अंदर ही अंदर होगा। और वो कैसे होगा, सेल के डिवीजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा। एक सेल दो पार्ट में बढ़ता है माइटोसिस क्रिया से। तो ये हो गया ग्रो बाय सेल डिवीजन। जैसे कि प्लांट्स है, अब मान लो एक पौधा जो है उसमें सेल डिवीजन होते रहता है, ग्रो करते रहता है, लेकिन कब तक करता है, तो थ्रू आउट लाइफ करता है। वो जब तक पौधा रहता है वो ज़िंदगी भर बढ़ते रहता है। प्लांट्स जो है थ्रू आउट लाइफ स्पैन, पूरा लाइफ साइकिल, पूरा लाइफ जो है उसका जो जीवन काल है वो हमेशा उसमें ग्रो होते रहता है। लेकिन एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स में कुछ अंतर है। एनिमल्स जो है अप टू सर्टेन पीरियड, हर जीव में कुछ कुछ फिक्स समय है। जैसे कि हम ही ले लो, हमारा एज अब वृद्धि का नहीं, अब हम इससे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, जबकि जब छोटे थे उस समय बढ़ते बढ़ते इतना हो गए। तो सर्टेन पीरियड तक उसमें ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन क्या सेल डिवीज़न रुक गया, सेल डिवीज़न के द्वारा जो अगर ये बढ़ रहा है तो क्या सेल डिवीज़न होना रुक गया है, तो रुका नहीं है। वो क्या हुआ होता है, अब जो एक इसका जो लेवल है उस लेवल तक अगर ग्रोथ हो गया है तो उसके बाद उसके अंदर में जो टूट फूट होता है वो सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीज़न होते रहता है। वो टिश्यू लेवल पर होता है, वो टिश्यू लेवल पर होता है। इन टिश्यू में टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, पुराना सेल या डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए। मान लो यहाँ पर जख्म हो गया, गड्ढा हो गया, तो उसको भरने के लिए सेल डिवीज़न फास्ट होकर के उस वहाँ पर मास को बढ़ाया जाएगा। उसी तरह से जब कह रहा है कि अगर एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी सेल डिवीज़न के द्वारा ही ग्रोथ होगा। लेकिन वो हम बाहर से भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर। उसको हम लोग जब एक ही कोशिका का जीव है तो जैसे ही ग्रोथ होगा नंबर बढ़ जाएगा। ये इन विट्रो क्या है, इन विट्रो कल्चर बोलते हैं टेस्ट ट्यूब जो है, प्रखनली जो है, उसमें हम करा करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे। एक ही कोशिका है, कोशिकाओं की जो साइज है बहुत छोटा होता है, तो कैसे देखेंगे उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के द्वारा। बिना माइक्रोस्कोप के सहायता से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए हम उसको देख सकते हैं। एक्सेप्शन इसका है, अब इसको कह रहे हैं कि ये लक्षण ग्रोथ जो है ये जीवों में है, हम लोग देख लिए। लेकिन क्या सिर्फ वो लिविंग बीइंग्स में ही ऐसा ग्रोथ होता है, इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है नॉन लिविंग्स ऑल्सो ग्रो इन मास। अब नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो भी ग्रो करता है। जैसे मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है, अगर वो पानी में उसमें चल जाए तो थोड़ा सा सूजन हो जाता है, फूल जाता है, तो बढ़ गया ना मास, तो क्या वो लिविंग हो गया? अगर कटा हुआ है तो नहीं। अगर हम देखते हैं कि रोड जो है वो दिनों दिन अगर कुछ नहीं किया है, कोई बस मिट्टी का ढेला या पत्थर रखा हुआ है, तो उस पर जो है एक परत परत बैठते जाता है। हम लोग जानते हैं कि हिमालय पहाड़ की जो ऊंचाई है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है? ये तो लिविंग जीव नहीं है। तो वो उसी का जवाब है कि जो नॉन लिविंग्स होते हैं ऑल्सो वो भी ग्रो करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? इन मास, वो मास में ग्रो करते हैं। कैसे? बाय एकुमुलेशन होकर के, वो जो है जमा होकर के। क्या? ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस पर, उसके ऊपर पर जो है धूल कण कूड़े कचरे जमा होते होते वो और बड़ा होते जाता है। तो ये जो है एकुमुलेशन ऑफ मटेरियल के द्वारा ग्रो करता है। वो वास्तव में लिविंग बीइंग्स नहीं है ऑन द सरफेस। जैसे कि माउंटेन है, बोल्डर्स है, बोल्डर टूटा फूटा चीज़, सैंड माउंड है, बालू का टीला है, बढ़ते रहता है। धूल आया, आंधी आया और उस पर चढ़ गया तो और बड़ा हो गया। तो इस तरह के जितने भी नॉन लिविंग्स चीज़ हैं वो भी ग्रो करता है। तो ऐसा कहा गया कि परफेक्ट रूप से एक जीव का क्या लक्षण होगा, हम ग्रोथ को नहीं कह सकते हैं, पहचान नहीं सकते हैं किसी में ग्रोथ हो रहा है तो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। क्योंकि लिविंग में भी ग्रोथ हो रहा है और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रहा है। अब उसको लिविंग को है, लिविंग ही है वो, इसको जानने के लिए कुछ और पैटर्न देखना पड़ेगा।
दूसरा है रिप्रोडक्शन। दूसरा सिम्टम्स क्या है? रिप्रोडक्शन, जनन। मतलब फिर से प्रोडक्शन करना, दोबारा फिर से प्रोडक्शन करना। तो ये क्या है? इन मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जीव में, जो एक से ज़्यादा कोशिका वाले जीव हैं, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन तो होता है, चूँकि रिप्रोड्यूस करना है, दोबारा प्रोडक्शन करना है, तो वो प्रोजेनी का प्रोडक्शन करता है। प्रोजेनी क्या है? इसको कहते हैं संतान। क्या कहते हैं? प्रोजेनी। इसके पहले बताए थे ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब भी होता है वही संतान। जैसे हम लोग समझ लेंगे इसको चाइल्ड नॉर्मल भाषा में। तो प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना ये कौन करता है? पेरेंट्स करता है। तो वो मल्टी सेलुलर में होता है। पोजेजिंग फीचर्स, उसमें जो प्रोजेनी होता है, बच्चे जो होते हैं, उसका गुण क्या होता है, उसमें फीचर क्या होता है? मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। जिससे वो जन्म हुआ, जिससे वो प्रोड्यूस हुआ, उस पेरेंट्स का जो फीचर्स है, जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो सिमिलर होता है। उसी के जैसा बच्चे में लक्षण होता है। माँ बाप के जैसा ही बच्चे में लक्षण होता है। 100% नहीं होता है, वो मोर और लेस, कुछ ज़्यादा कुछ कम उसका लक्षण मिलता जुलता है। अब प्रोडक्शन जो है ये अगर पेरेंट्स के द्वारा हो रहा है तो मुख्यतः ऐसे रिप्रोडक्शन को कहा जाता है सेक्सुअल। क्या कहा जाता है? सेक्सुअल के बारे में बात कर रहा है। लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहा है। लैंगिक जनन के अलावा एक और होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो क्या हुआ? अलैंगिक जनन। इसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक में 2 चाहिए, मेल फीमेल दोनों चाहिए। एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट से, एक ही जीव से दूसरा जीव पैदा होता है। तो ये कहाँ होता है? इन लोअर ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवों में होता है। जैसे कि फंगी में। फंगी में कैसे होगा? फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड बाय एसेक्सुअल स्पोर। उसमें स्पोर बनता है। इसको हम लोग 12 में देखेंगे कि स्पोर जो होता है वो एसेक्सुअल स्पोर होता है। उसमें मेल फीमेल नहीं होता है, एक ही जैसा होता है। और वो क्या करता है? मल्टीप्लाई, एक से ज़्यादा संख्या में बढ़ता है और स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। और इस तरह से फंगी अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है। ईस्ट जो है और हाइड्रा जो है, ये कैसे अपना प्रोडक्शन करता है? बाय बडिंग। बडिंग के द्वारा करता है। ये भी 12 में देखेंगे। इसमें जो हाइड्रा वगैरह होता है, इसके बगल से और एक अंकुरन निकल करके वो टूट के गिर जाता है, वो नया फिर हाइड्रा बन जाता है। इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया किसको क्या है? ये फ्लैट वर्म है, ये फीताकृमि। बाय ट्रू रीजनरेशन, इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो रीजनरेशन के द्वारा फिर से बन करके होता है। मान लो एक फ्लैट वर्म है, फिर लंबा वाला कृमि कीड़ा यहाँ से टूट गया, ठीक है, बीच से किसी कारण से टूट गया, कट गया, तो ऐसा नहीं कि वो मर गया, ये अलग इंडिविजुअल बन गया, ये अलग बन गया, तो 2 जीव हो गया। टूट जाने से ही वो फिर रीजनरेट हो जाता है, अपना मुंह इस तरफ बना लिया, तो वो रीजनरेशन के द्वारा ऐसा करता है। या फिर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब वही होता है टूट जाना। फ्रेगमेंटेशन में विखंडन विधि हुआ, टूटना हुआ, तो टूट करके भी रिप्रोड्यूस होता है। ये एसेक्सुअल विधि है। इन यूनिसेलुलर और एक कोशिका वाला जीव जो होता है, ये मल्टी सेलुलर वाला बात हुआ। मल्टी सेलुलर में सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और फिर यूनिसेलुलर जो होता है, जो एक कोशिका वाला जीव है, जैसे कि बैक्टीरिया, अलगी, अमीबा, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसी को ग्रोथ कहते हैं। क्योंकि एक कोशिका से जैसे 2 हुआ, तो ये इसको ग्रोथ भी कह सकते हैं कि वृद्धि हुआ है और रिप्रोडक्शन भी हुआ है। यहाँ पर यूनिसेलुलर के लिए रिप्रोडक्शन का वही मीनिंग है जो ग्रोथ का मीनिंग है, दोनों सिमिलर चीज़ हैं। लेकिन कहा गया कि इसका भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। बहुत सारे जीव हैं कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो जनन क्रिया नहीं करते हैं, फिर भी अपना जनसंख्या उनका बढ़ता है, दुनिया में उसका अस्तित्व। ऐसे भी जीव हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ये कैसे बना है? ये हाइब्रिड नस्ल है, ये संकर है, ये प्रकृति में ऐसे जीवों को मिलाने से बना है जो नेचुरल नहीं होता है, या कभी कभी उसमें कुछ कमी रह जाता है। जैसे कि हम लोग कहेंगे कि मेल फीमेल 2 लिंग है, एक नपुंसक लिंग भी होता है, किन्नर, तो वो
प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उसी तरह के जीव, ये उदाहरण हुआ ना, तो हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन को एक एक्सेप्शन भी इसके लिए है, जैसे कि म्यूल्स, खच्चर होता है, स्टेराइल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सब जो हैं। वर्कर बी क्या हुआ, मधुमक्खियाँ होती है छत्ते में, एक रानी मक्खी होता है, वही अंडा देती है, और जितने मधुमक्खी होते हैं सब काम करने वाला मधुमक्खियाँ, सिर्फ रस लाने के लिए, फूल से रस चुन करके लाने के लिए, वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, वो इनफर्टाइल होता है, स्टेराइल होता है, मतलब वो बंध्या होता है, वो उसमें बच्चा पैदा करने का गुण नहीं होता है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ऐसे भी मानव जोड़े हैं, शादीशुदा जोड़े, या तो पुरुष में कमी होता है या महिला में कमी होता है, जिसके कारण संतान उत्पन्न नहीं हो पाता है। इस तरह से ये कहानियाँ जीवों की होती है। इन नॉन लिविंग में क्या होता है देखते हैं, कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, कुछ ऐसे भी नॉन लिविंग चीज़ें होते हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकता है। नॉन लिविंग, अब तो ये लगता है तो आश्चर्य वाला बात है कि लिविंग तो रिप्रोडक्शन कर सकता है, नॉन लिविंग कैसे कर सकता है? क्या इसका उदाहरण कुछ दिमाग में आ रहा है कि वो कैपेबल होता है, समर्थ होता है कि रिप्रोड्यूस कर सके? ऐसा क्या चीज़ है नॉन लिविंग में जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है सेम टू सेम अपने जैसा या अपने अलग भी? तो ऐसे होते हैं हमारे कल कारखाने में मशीन होते हैं, रोबोट होते हैं, वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर देता है, लेकिन क्या वो जीव है? वो जीव नहीं है। रिप्लिकेटिंग, वो रिप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, कॉपी करता है, लेकिन वो मशीन होता है, नॉन लिविंग होता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन वाला गुण है ये भी परफेक्ट डिफिनेशन नहीं है। अगला लक्षण है मेटाबॉलिज्म, चयापचय। इसमें क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स। जितने भी जीव होते हैं, हम ही कह दें कि हम बने हुए हैं केमिकल से, तो क्या लगता है रसायन से बने हुए हैं, केमिकल से बने हुए हैं हम? और जो वह लगता है कि ऐसा केमिकल है, तो केमिकल तो लगता है कि पंजेंट होता है, जलने वाला होता है, आग लगाने वाला होता है, प्रयोगशाला में होता है। तो ऐसा बात नहीं है, हमारे शरीर में केमिकल ही केमिकल भरा हुआ है, हमेशा केमिकल वाला क्रिया होते रहता है हमारे अंदर में, वो मेटाबॉलिज्म है। उसके अंदर में कई तरह की क्रियाएं होती, जैसे हम खाना खा लिए, हमारा पूरा हो गया, क्रिया सब रुक गई, अंदर में पाचन क्रिया होता है, फिर पचने के बाद इससे उसको एब्जॉर्प्शन होता है, गंदगी निकलता है, उससे फिर रेस्पिरेशन के द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा एनर्जी फिर आता है, और O2 के द्वारा कई तरह की क्रियाएं 24 घंटा शरीर में चलते रहता है। हम बोल रहे हैं, बोलने का भी क्रिया जो है हमारा माइंड बोलवा रहा है हमारे मुंह से, ये भी एक रिएक्शन है। दैट इज बिग और स्मॉल, ये जो रिएक्शन केमिकल्स होते हैं वो छोटे बड़े सब तरह के होते हैं। वेरियस क्लासेस, उसके कई क्लास होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। साइजेज, उसके साइज बहुत सारे होते हैं, और फंक्शंस, उसके कई तरह की विधियाँ, कई तरह के कार्य हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि चेंजेज होता है। जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, केमिस्ट्री में देखते हैं, तो एक तरफ होता है रिएक्टेंट, क्या होता है, और ये जो है कुछ कंडीशंस होता है, और उससे फिर बनता है क्या, प्रोडक्ट। जब कुछ मिलता है तो मिल करके कुछ नया चीज़ बनता है, उसमें जब रिएक्शन होता है तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, इसी को कहते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या हुआ, चेंजेज होता है, ठीक है। तो चेंजिंग इनटू अदर बायोमोलिकुल्स, एक मोलिकुल से दूसरे मोलिकुल में चेंज हो जाता है, इसी चेंज को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो हमारे बॉडी में होता है। कन्वर्सन, वही चेंजेज है, आर केमिकल रिएक्शन, इसी चेंजेज को, इसी कन्वर्सन को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी में उसको कहा जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो बॉडी में होता है। केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो प्रखनली में होता है, ये हमारे बॉडी में होता है, और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये सभी रिएक्शनों को मिला करके कहा जा रहा है, कई तरह के होते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर भी, एक्सेप्शन में देखो हमारे शरीर में तो होता ही है, क्या शरीर के बाहर भी हो सकता है? तो जो क्रिया हमारे अंदर होता है वैसे ही क्रिया को हम बाहर में भी कर सकते हैं, वो इन विट्रो कहते हैं। इन विट्रो मतलब लैब में
प्रकनली में करना। तो आउटसाइड द बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा उसको बाहर में करना, वैसा ही क्रिया, वैसा ही पाचन करा देना, ग्लूकोज को बना देना, उससे ऑक्सीजन को निकाल देना, तो जो भी क्रिया है उस तरह का काम करना। तो अगर बाहर में कर रहे हैं तो वही क्रिया शरीर में हो रहा है तो लिविंग बीइंग कहेंगे, वही क्रिया जब बाहर में हो रहा है तो क्या उसको लिविंग कहेंगे? प्रकनली में वही क्रिया हो रहा है तो लिविंग कहेंगे उसको। तो कहा गया आर नॉट लिविंग, वो लिविंग नहीं है, और नॉट नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग है। ठीक है, ये नॉट लिविंग और नॉन लिविंग मतलब वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, उसको ऐसा भी नहीं कह सकते लिविंग नहीं है क्योंकि वहाँ क्रिया हो रहा है। तब क्या है? बट लिविंग रिएक्शन ओनली, हम कहेंगे कि नॉन लिविंग है, थिंग्स नहीं, वो रिएक्शन है लिविंग। तो ये बीच वाला कंडीशन वाला वो बताता है। तो ये मेटाबॉलिज्म को भी हम पूरी तरह से नहीं मान सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये लक्षण है। अगला है एबिलिटी टू सेंस देयर्स, एबिलिटी टू सेंस। सेंस क्या है? हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। क्या क्या है? कान है, आँख है, नाक है, मुंह है, त्वचा है, जीभ मुँह में। तो ये अलग अलग सेंस को पहचानता है। तो सेंस को पहचान करके इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी में जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है, और उसी के साथ ब्रेन कहता है रिस्पॉन्ड करता है, ऐसा क्रिया करना, उसके साथ क्या करना है ये डिसीजन ब्रेन लेता है। तो ये जो एबिलिटी टू सेंस है, क्या सेंस करता है? देयर सराउंडिंग्स, उसके आसपास में क्या है, हमारे आसपास में कौन क्या बोल रहा है उसको हम कैच करते हैं, रिसीव करते हैं। और इन्वायरमेंट, हमारे आसपास में वातावरण कैसा है, एंड और रिसीव करके क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड, उसके प्रति जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्शन करते हैं। कोई कुछ हमको आवाज़ दिया मेरे नाम से, हम उधर कान घुमा के सुनते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है, तो रिस्पॉन्ड करते हैं टू दोज स्टिमुली। जो सूचना आता है सेंस ऑर्गन में उसको बायोलॉजी में कहा जाता है स्टिमुली। क्या बोला जाता है? स्टिमुली। संवेदनाएं जो होती हैं वो स्टिमुली है। स्टिमुलस हमारे बॉडी में आता है, जैसे टच किए तो टच जो है वो स्टिमुलस है। स्टिमुली स्टिमुलस एक ही चीज़ है, सिंगुलर पुलर का भेद है। व्हिच कुड बी फिजिकल, वो स्टिमुलस कितने प्रकार के हो सकते हैं? संवेदनाएं क्या हो सकती है? कोई टच करके भी बोल सकता है, कोई आवाज़ भी दे सकता है, कोई दृश्य भी हो सकता है। तो अलग अलग ये स्टिमुली होता है। तो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो इस तरह से स्टिमुलस अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन वो क्या करता है? वो रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करता है। रिस्पॉन्ड कौन करेगा? जो लिविंग्स होगा। हम इसको पेन को आवाज़ दें, चेयर को आवाज़ दें तो सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उसके पास साउंड जा भी रहा है, वो रिस्पॉन्ड करने के लिए उसके पास सेंस ऑर्गन नहीं है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स नहीं है उसके पास, एबिलिटी टू सेंस नहीं है उसके पास। इसलिए ये कैसे करता है? थ्रू सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन हमारे पास है, इसलिए हम उसको रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एग्जांपल में प्लांट्स ले लो, हम लोग तो अपना देख लिए। प्लांट्स क्या रिस्पॉन्ड करता है? तो हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है खाना बनाता है वो डे टाइम में बनाता है। लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, जिस तरफ लाइट रहेगा उधर उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है। वाटर को रिस्पॉन्ड करता है, जिधर वाटर रहेगा पानी उसका जड़ उस तरफ ज़्यादा बढ़ता है। टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, पॉल्यूटेंट से भी अफेक्टेड होता है, इस सबसे रिस्पॉन्ड करता है। अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, प्लांट्स भी अपने आसपास से अवेयर रहता है, जानकारी लेता है कि क्या कैसा है, उसी के अनुकूल वो काम करता है। तो कॉन्शियसनेस, ये जो सेंस है इसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना। ये कॉन्शियसनेस जो है इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा गुण है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। इसीलिए इसको जो है सेंस को मानना सही है कि जो जीव है सजीव प्राणी उसमें क्या होगा? सेंस होगा, एबिलिटी टू सेंस होगा। यही कहा गया कॉन्शियसनेस इज जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं, किसके द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं? ह्यूमन हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। जितने भी जीव हैं सब में कॉन्शियसनेस होता है, सबको बाहर की चेतना होता है। जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, उसको आवाज़ दो सुन लेगा, लेकिन खुद के बारे में अनुभव करना ये किसी जीव में नहीं है, सिर्फ मानव में है। हम खुद के बारे में सोच सकते हैं, जैसे गाय माल या कुत्ते बिल्ली नहीं सोच सकते अपने बारे में कि हमको ये करना है, हम ये करेंगे तो अच्छा होगा, ये करेंगे तो ख़राब होगा, ऐसा अच्छा बुरा का वो उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन ह्यूमन में है। क्यों?
क्योंकि इसके पास जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस है, आत्म चेतना है, अपना चेतना अपने आप कर सकता है। लेकिन कहा गया कि कोमा पेशेंट जो होता है, पेशेंट कोमा में चल गया है, उसको होश नहीं है, तो वो उस सेल्फ कॉन्शियसनेस उसमें नहीं होता है, ठीक है, वो एनिमल्स की तरह हो गया, वो रिस्पॉन्ड कभी करता है कभी नहीं करता है, इसलिए लैक इट, उसमें लैक होता है, ये नहीं होता है। अगला है इंटरेक्शंस, इंटरेक्शन करता है, लिविंग बीइंग्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है। दो चेयर पास में रख दिए हैं तो पास पास ही पड़ा रहेगा, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं हो, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगा। लेकिन दो जीव अगर रहे एक साथ में तो उसमें इंटरेक्शन ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ आपस में बातचीत, आपस में झगड़ा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो इंटरेक्शंस होता है, इस सिम्टम्स है बिटवीन कंस्टिट्यूएंट यूनिट, जो भी यूनिट है, जिसका भी वहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, ग्रुप है, उसमें उस यूनिट में वहाँ पर इंटरेक्शंस होगा। एग्जांपल, सेल सेल के बीच में इंटरेक्शन होता है, टिश्यू टिश्यू के बीच में होता है, कम्युनिटी कम्युनिटी के बीच में होता है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन के बीच में होता है, और वो इंटरेक्शन से एक नया चीज़ बनता है। तो रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टीज, उससे एक नया प्रॉपर्टीज इमरजेंट होता है, निकलता है। एट ए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर इंटरेक्शन होता है उसे एक ऊपर लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन या एक लेवल जो है वहाँ पर से इमर्ज होता है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग, अगला गुण क्या है कि जो लिविंग होते हैं वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं, अपने आप रिप्लिकेट करते हैं। इवॉल्विंग, अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट करते हैं, स्वयं करते हैं, उसको बाहर से मशीन नहीं लगाया जाता है रेगुलेट करने के लिए। इंटरैक्टिव सिस्टम्स, उसके अंदर में ऐसा सिस्टम बना होता है वो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, वो कुछ बात करता है, कुछ इंटरेक्शन होता है उसके बीच में। कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, वही हो गया सेंस का काम कि एक्सटर्नल स्टिमुली होते हैं, बाहर से जो हमारे पास सूचनाएं आता है तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड करता है। तो कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, वो रिस्पॉन्ड करने के उसमें शक्तियाँ होती है। तो ये हमारे बुक में इतना जो है लिविंग बीइंग्स के बारे में कि व्हाट इज लिविंग, उसका कैरेक्टर, उसका प्रॉपर्टीज दिया गया है। इसके अलावा भी हम लोग देख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज कि इंडिविजुअलिटीज है होती है, कोई भी जीव होता है उसका अपना एक पहचान होता है, इंडिविजुअलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है उसका, वो अन्य जीवों से मैच नहीं करता है। अगला है डिफिनिट शेप एंड साइज, उसका जो शेप एंड साइज होता है, आकार जो प्रकार है उसका एक जैसा होता है। मान लो कि मानव हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों को दो पैर है तो दो ही पैर होगा, दो से तीन किसी जीव को नहीं होगा, चार पैर नहीं होगा, चार हाथ नहीं होगा। मानव में जो शेप एंड साइज है वो डिफिनिट होता है। न्यूट्रिशन, इसमें जो है पोषण का कार्य हमेशा चलते रहता है, मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है ये। अगला है लोकोमोशन, लोकोमोशन जो होता है वो मूवमेंट करता है, कुर्सी एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करेगा, लेकिन जीव जो होते हैं उसमें लोकोमोटिव गुण होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं, वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। ये एक्सटर्नल होता है, बाहरी मूवमेंट होता है, और मूवमेंट एक इंटरनल और एक्सटर्नल भी होता है। जीव अगर बाहर जाता है तो लोकोमोशन कहते हैं, और मूवमेंट जो है उसमें जो भीतर ही हो रहा है, एक जगह से श्वास ले रहा है तो यहाँ से वो ऑक्सीजन जाके फेफड़ा में जा रहा है, फेफड़ा से पूरा बॉडी में जा रहा है, तो वो मूवमेंट हो रहा है। रेस्पिरेशन क्या है, हमारे अंदर जो श्वसन क्रिया होती है, तो ये हर जीवों में होता है, जितने भी लिविंग बीइंग्स है उसको एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन उसमें होगा ही। रेस्पिरेशन चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, मतलब ऑक्सीजन के द्वारा रेस्पिरेशन होता हो या बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता हो, वो दोनों तरह के होते हैं। उसमें ऑक्सीडेशन के द्वारा एनर्जी उत्पादन होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, जब हमारे बॉडी में या जीव के बॉडी में जब वो होता है मेटाबॉलिक क्रिया रिएक्शन होता है, जब कुछ एनर्जी होता है, कुछ उत्पादन होता है, तो उसके बाद जो है कुछ उसमें वेस्ट मटेरियल भी होता है, गंदगी भी निकलता है। तो ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट पदार्थ निकलता है, उसको निकालने के लिए शरीर में कई तरह की सिस्टम बने हुए हैं, जैसे कि स्टूल निकलता है गंदगी, तो वो क्या हो गया, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है काम कर रहा है, यूरिन निकल रहा है, हम पसीना निकल रहा है, सब क्या है एक्सक्रीशन विधि से निकलता है, वो गंदगी निकलना है। इरिटेबिलिटी, इरिटेशन होता है, बाहरी दुनिया से
एक फैक्ट होता है स्टिमुली के द्वारा। इस सेंसिटिव होते हैं व्यक्ति, जो भी जीव होगा वो एक्सटर्नल स्टिमुली से वो रिस्पॉन्ड करता है, वही गुण है। और एडेप्टेबिलिटी, वो अडेप्ट करने का उसमें गुण होता है। जैसे वातावरण में रहेगा अनुकूलता वाला गुण होता है, अनुकूलन वो अपने आप को कर लेता है, अनुकूलित कि हम जैसे वातावरण में हैं उसके जैसा ही हम बन जाएं। और जो भी इतने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उसका एक लाइफ साइकिल होता है, उसका एक जीवन चक्र होता है कि वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। जैसे कि किसी में लाइफ साइकिल क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल का पहले बर्थ होगा, डेवलपमेंट होगा ना, विभिन्न स्टेजेस से पार करते हुए लास्ट में क्या हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, अंत होगा कि नहीं होगा एक समय में। तो ये जो साइकिल है यहाँ से यहाँ तक जाने का चक्र है, और डेथ के बाद फिर उसका जन्म होगा। तो इसी साइकिल को कहते हैं लाइफ साइकिल। तो इस तरह से हमने इसको देखा है लाइफ क्या है।